2019 में शॉन कार्टर AKA Jay-Z हिप हॉप के पहले बिलियनेयर बने। इसके बाद 2020 में कान्ये वेस्ट ने उन्हें इस बिग बॉयज क्लब में ज्वाइन किया। इनके अलावा शॉन कोम्स AKA पफ डीडी का नेटवर्थ भी बहुत सारे वेबसाइट्स पर $1 बिलियन बताया जाता है। इनके बाद डॉक्टर ड्रे, एमिनेम, ड्रेक और स्नूप डॉग जैसे लेजेंड्स वर्ल्ड के रिचेस्ट रैपर्स के लिस्ट में आते हैं। इसके कंपैरिजन में इंडिया में सिर्फ हनी सिंह और बादशाह 2 ही ऐसे रैपर्स हैं जिनका नेटवर्थ $10 मिलियन के ऊपर है। व्यूज, स्ट्रीम्स और नंबर्स में जहां इंडियन रैपर्स वर्ल्ड के टॉप रैपर्स के साथ कंपेरेबल हैं, बट फिर इनकी नेटवर्थ में इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी क्यों है? चलिए आइए जानते हैं कि रैपर्स पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। पिछले डेकेड में इंडिया के म्यूजिक का रंग बदल गया है और ये नया कलर हिप हॉप का है। ये नया म्यूजिक धीरे धीरे अपनी जगह पूरे देश में बना रहा है। बॉलीवुड के बैकग्राउंड म्यूजिक से गणपति के विसर्जन तक लोग हिप हॉप को अपना रहे हैं। हिप हॉप अब इंडिया के रीजनल लैंग्वेजेस में भी ग्रो कर रहा है, जैसे हरियाणवी, मराठी, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी एंड मच मोर। MC स्क्वायर जैसे रैपर्स हिप हॉप और इंडियन फोक म्यूजिक का बड़ा ही खतरनाक मिक्सचर अपने ऑडियंसेस को परोस रहे हैं और वहीं पे हनुमान काइंड जैसे बिग डॉग्स सीधा बिलबोर्ड के हॉट 100s पे अपनी जगह बना रहे हैं। हिप हॉप एज एन आर्ट फॉर्म बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है और कुछ एक आर्टिस्ट तो कमर्शियली भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे किंग, एमीवे, डिवाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इतना शोर, इतना एक्सपोजर, इतने व्यूज और इतने स्ट्रीम्स के बाद भी इंडियन रैपर्स क्यों अभी भी इन स्ट्रिक्टली मॉनेटरी टर्म्स किसी ड्रेक या केंड्रिक से इतना पीछे हैं? इस बात को समझने के लिए हमें अमेरिकन हिप हॉप और इंडियन हिप हॉप सीन का कंपैरिजन करना होगा। अमेरिका में हिप हॉप 1970s में एक म्यूजिकल जॉनरा के रूप में उभर के आना शुरू हुआ, जहां डीजेस ब्लॉक पार्टीज में हिप हॉप के ट्रैक्स बजाया करते थे। बट हिप हॉप एज अ मैच्योर जॉनरा 1980s में ही बना, जब रन DMC, बीस्टी बॉयज, LL कूल जे और राकीम जैसे आर्टिस्ट ने रैप सॉन्ग्स को सोफिस्टिकेटेड अरेंजमेंट्स और मल्टी लेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया। इस टाइम तक ही प्रिज्म रिकॉर्ड्स, टॉमी बॉय और प्रोफाइल रिकॉर्ड्स जैसे इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल सक्सेसफुल हो चुके थे और KD जैसे रेडियो स्टेशंस भी आ गए थे जिन्होंने रैप सॉन्ग्स को रेडियो प्ले देना शुरू कर दिया था। द सोर्स जैसा हिप हॉप डेडिकेटेड मैगजीन और BET ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रैप सिटी और वीडियो वाइब्रेशन जैसे शोज भी आने लगे थे, जिन्होंने हिप हॉप के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। ये सारा कुछ सिर्फ एक डेकेड में हो गया था। इसके कंपैरिजन में इंडियन हिप हॉप सीन 2011 में ब्राउन रंग सॉन्ग के रिलीज के बाद ही फोरफ्रंट पे आया। इसके बाद हनी सिंह और बादशाह जैसे रैपर्स ने बॉलीवुड में जाकर बहुत सारे रैप सॉन्ग्स बनाए, बट इसके बहुत साल बाद तक हिप हॉप के लिए ना कोई रिकॉर्ड लेबल था, ना ही कोई मैगजीन और ना ही कोई डेडिकेटेड नेटवर्क। अभी रिसेंटली ही कलमकार, गली रिकॉर्ड्स और आज़ादी रिकॉर्ड्स जैसे हिप हॉप सेंट्रिक रिकॉर्ड लेबल्स आए हैं, बट इसमें भी इक्का दुक्का आर्टिस्ट छोड़कर ज़्यादा लोग फेमस नहीं हो पाए। हिप हॉप के लिए एक डेडिकेटेड नेटवर्क तो दूर की बात है, अभी तक सिर्फ एक ही हिप हॉप रिलेटेड शो आया है और वो है MTV हसल। Although hustle has created a really big impact in the Indian hip hop scene, but आगे बढ़ने के लिए we surely need more such shows to take hip hop to the next level. Indian hip hop scene में labels, channels और magazines का एक इकोसिस्टम ना बन पाने के 2 प्राइमरी रीजंस हैं। एक है पैसा और दूसरा पीपल। अब इसे समझने के लिए हम फिर से चलते हैं 90s के अमेरिका में। अमेरिकन हिप हॉप सीन में इनिशियली प्रोजेक्ट्स फंड करने के लिए और लेबल्स एस्टैब्लिश करने के लिए फंड्स लोगों के पास थे, थैंक्स टू ड्रग मनी। ब्लैक अमेरिकन कम्युनिटी में ड्रग ट्रेड के कारण बहुत सारा पैसा था जो अनअकाउंटेड था और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस पैसे को एक लेजिटिमेट बिजनेस में लगाना चाहते थे। हिप हॉप एक अच्छा जरिया बना इस काम को करने के लिए। शुग नाइट, मास्टर पी और कोम्स जैसे रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव्स ने
सीन को बड़ा करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, नॉट एज अ टैलेंट बट एज इंफ्रास्ट्रक्चर। इन लोगों ने आर्टिस्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और पैकेजिंग जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे काम करके अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन को एक इंडस्ट्री बनाया। इसके कंपैरिजन में इंडिया में ज्यादातर हिप हॉप रिकॉर्ड लेबल्स आर्टिस्ट्स ओन करते हैं, जैसे कलमकार को रफ्तार ओन करते हैं, गली गैंग को डिवाइन, बंटाई रिकॉर्ड्स को एमिवे बंटाई, हिंदी रिकॉर्ड्स को स्टैन और किंग्स क्लैन को किंग। ये रैपर्स भले ही अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हों, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एज अ लेबल ओनर भी सक्सेसफुल हो पाए। हमें इसके लिए शुग नाइट और मास्टर पी जैसे लोगों की जरूरत है जो हिप हॉप को एज अ बिजनेस ट्रीट करे एंड नॉट जस्ट एज एन आर्ट फॉर्म। एक और बहुत बड़ा रीजन है ऑडियंसेस के साथ आर्टिस्ट का कनेक्ट। अमेरिकन रैपर्स सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं बल्कि एक आइकॉन के जैसे देखे जाते हैं, स्पेशली 90s के टाइम पे, जिसे अमेरिकन हिप हॉप का गोल्डन एज भी माना जाता है। टूपाक, बिगी, NWA, राकीम और वू टैंग क्लैन जैसे रैपर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक बट ऑल्सो एज कल्चरल आइकॉन्स। ज्यादातर रैपर्स बहुत ही ट्रबल बैकग्राउंड से थे और उनके सक्सेसफुल होने पर वो अपने पूरे हुड के लिए एक रोल मॉडल बन गए। इसके कंपैरिजन में इंडियन ऑडियंसेस का इंडियन रैपर्स के साथ ऐसा कनेक्ट नहीं है। शायद एक डिवाइन को छोड़कर ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं है जिसके पास स्ट्रीट क्रेड हो। एक और मेजर डिफरेंस है बीफ कल्चर में। अमेरिकन हिप हॉप में बीफ बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल होता है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट मेजर बीफ था NWA वर्सेस आइस क्यूब, जिसमें आइस क्यूब ने NWA छोड़ दिया था क्योंकि Eazy-E और डॉक्टर ड्रे को उनके कंपैरिजन में ज्यादा पैसे मिल रहे थे। ये बीफ बहुत ही ज्यादा पर्सनल था क्योंकि ये लोग आपस में दोस्त थे और इनका बीफ भी बहुत सीरियस था। इसके बाद टूपाक और बिगी का बीफ तो वर्ल्ड रिनाउंड है, जिसके कारण आखिर में टूपाक और बिगी दोनों शूटआउट्स में मारे गए थे। वैसे ही 50 सेंट को भी बीफ के चक्कर में शूट किया गया था। एमिनेम और जा रूल के बीफ के बाद जा रूल का करियर ही खत्म हो गया। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली भी एमिनेम और MGK के बीफ के बाद MGK ने रैप लिखना ही छोड़ दिया और वो आजकल पॉप रिकॉर्ड्स बनाते हैं। इंडियन हिप हॉप सीन में बीफ बस एक मार्केटिंग गिमिक बनकर रह गया है, जहाँ रैपर्स एक दूसरे को सिर्फ क्लाउड और फेम के लिए डिस करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल रफ्तार और एमिवे के बीच हुआ बीफ है। इस बीफ का बेसिस था रफ्तार का एमिवे के बारे में ये कहना कि एमिवे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और जिस दिन वो अपना अंपायर खड़ा कर लेगा उसके बाद उसे शोज के पैसे मिलेंगे। Am I the only one जिसे ये तारीफ जैसा लग रहा है? यस, THH में बीफ्स बहुत ही बचकाने होते हैं और ज्यादातर बीफ का कोई मेजर रिपरकशंस भी नहीं होता। गोली चलना तो दूर की बात है, किसी का एक बाल भी बांका नहीं होता। इस तरह से इंडियन रैपर्स ने बीफ का मखौल बना दिया है, जो कि हिप हॉप में एक बहुत पावरफुल इवेंट है। इंडियन सीन के ना ग्रो करने का एक और रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। अमेरिकन रैपर्स सिर्फ म्यूजिशियन तक खुद को लिमिट नहीं करते। आइस क्यूब जैसे लेजेंडरी रैपर्स जो कि पायनियर्स हैं, उन्होंने रैप से आगे बढ़कर एक बहुत सक्सेसफुल एक्टिंग करियर भी इस्टेब्लिश कर लिया अपने लिए। वहीं 50 सेंट ने भी पावर नाम का एक टीवी शो प्रोड्यूस किया। मार्की मार्क और फ्रेश प्रिंस रैप में तो अपना नाम नहीं बना पाए, बट एज मार्क वॉलबर्ग और विल स्मिथ हॉलीवुड पावर हाउसेस बन गए। इंडिया में हनी सिंह और बादशाह ने भी मूवीज में ट्राई तो किया, बट उनके मूवीज कमर्शियली उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट जहां एक साइड पर इंडियन हिप हॉप सीन में बहुत सारी कमियां हैं, वहां एक एडवांटेज भी इनके फेवर में है, और वो है कि अभी ये इंडस्ट्री बहुत नेसेंट स्टेज पे है और इतने कम टाइम में भी हमने बहुत ही स्किलफुल और टैलेंटेड आर्टिस्ट को इसमें आते हुए देखा है। जैसे जैसे ये जॉनरा और पॉपुलर होगा, इसका कंज्यूमर बेस भी बड़ा होता जाएगा और साथ में टैलेंट पूल भी बढ़ता जाएगा। विद द न्यू वेव ऑफ रीजनल एंड फोक हिप हॉप इस इंडस्ट्री के ग्रो करने की बहुत उम्मीदें हैं। वी होप कि एक दिन इंडियन रैपर्स भी बिलियनर्स बने। तब तक के लिए हिप हॉप डोंट स्टॉप। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमें और कौन से टॉपिक्स पे ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन
आपको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय और चिल करो गाइज।